तो हेलो बैंकर्स, कैसे हैं? तो गाइस, आई होप आप लोगों ने जो मॉडल वाइज सीरीज में लेके लगातार चल रहा हूँ, इसको आपने देखा होगा। तो हम लोग ने मॉडल ए पूरा कर लिया, हम लोग ने मॉडल बी पूरा कर लिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल सी का कंप्लीट एमसीक्यू सेशन, जहां हम मॉडल सी को बहुत ईजी वे में पूरा करेंगे थ्रू एमसीक्यू। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन लेट मी नो। एवरीवन, बैंक मार्केटिंग रेफर टू व्हाट? जब भी हम बैंक की मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं सर, तो इसका पर्पस क्या होता है? तो देखिए, यहां पे कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट नाउ एंड इन द फ्यूचर। दूसरा कहता है एसेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द कस्टमर। तीसरा कहता है सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल एंड मेकिंग प्लान टू मीट देम। फोर कहता है एडप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट इन द मार्केट प्लेस। 1 and 2 ओनली, 2 1 3 ओनली, 1 3 and 4 ओनली, या 1 2 3 and 4 एवं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगर आप कहूँ तो हम आइडेंटिफाई भी करते हैं सबसे पहले, फिर एसेस करते हैं, फिर जो गोल होता है उसको सेट करते हैं, और फिर हम यूज़ करते हैं अपनी इन्वायरमेंटल मार्केट प्लेस में कि हमारी पोजिशनिंग क्या है। तो आंसर हमारा डी होगा। चलिए, ये गाइस नोट कर लेना, ये आने के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये 0.50 का आएगा, और या तो ये 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलिए। तो मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या होती है? प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, पीपल एंड प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, या ये सारे होंगे। जल्दी से सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि सेशन को जरूर लाइक करिएगा, आपके अकाउंट में ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो गाइस देखिए, जब भी कहीं बात आएगी मार्केटिंग मिक्स को लेकर, तो याद रखिएगा इसमें ये 7 सेगमेंट आएंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं 7P। तो मुझे लगता है कि ये 7P से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन में, गारंटी। जैसे इस बार क्या आया था कि इसमें 7P में से कौन सा ऐसा P है जो बताता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब यहाँ बैंकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। याद होगा मैंने जब बैच में एक्सप्लेनेशन किया था आपको, तो वहाँ मैंने कहा था टर्म प्राइस, प्राइस का मतलब क्या होता है, व्हाट वी आर ऑफरिंग। और बैंक हमको ऑफर देता क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, ऑल द पी इन द मार्केटिंग मिक्स आर इंटरलिंक। बिल्कुल एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इफेक्टिव डेवलप मार्केट ए प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिटेल बैंकिंग स्पेस, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट रिलेवेंट? कौन सा एलिमेंट रिलेवेंट नहीं है? कौन सा एलिमेंट रिलेवेंट नहीं है? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्रायोरिटी, या प्रोसेस। तो इन्होंने पीछे क्या देखा, प्रोडक्ट भी होगा, प्रमोशन भी होगा, लेकिन कोई प्रायोरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा सर? 7 का 3। चल, इन विच स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस? बहुत प्यारा क्वेश्चन। कौन से प्रोसेस में? हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ऐसे वर्ड आप यूज करते हैं। क्या वो फेज, वो स्टेज मार्केटिंग प्लानिंग है? क्या वो स्टेज मार्केटिंग कंट्रोल है? क्या वो स्टेज मार्केटिंग एनालिसिस है? क्या वो स्टेज मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन है? वो कौन से स्टेज है जिसमें हम ये कहते हैं हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ? बताइए जल्दी से एवरीवन।
वेरी नाइस। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। क्यों? हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार का ये स्टेज है गाइस, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस स्टेज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे आंसर देती है क्वेश्चन के, हम किसको ये प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, हम कहाँ ये सेल करने वाले हैं, हम कब सेल करने वाले हैं, हम कितना सेल करने वाले हैं। और इट फोकस ऑन परफॉर्मिंग एक्टिविटी in the right manner. Now this depend on blending people, culture, structure, decision and reward system. इसी में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, हम कि क्या ऑफर दें, क्या हम रिवॉर्ड सिस्टम दें, कैसा स्ट्रक्चर बनाए प्रोडक्ट के बारे में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस एवरीवन। नाउ जब भी हम बात करते हैं मार्केटिंग को लेकर, तो उसमें एक स्ट्रेटजी होती है SWOT। ये क्या होती है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। स्ट्रेंथ, वर्क, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपरेशन या थ्रेट, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? एवरीवन इसका आंसर क्या होगा? तो ये बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केटिंग में। कहते हैं ये पहला स्टेज है कि हम सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं। इसमें हमारा फोकस ये होता है एनालाइजिंग द मार्केट एंड मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन विच इट वुड बी इंट्रोड्यूसिंग इट्स प्रोडक्ट। यानी कि हम एक मार्केट अगर लॉन्च करने वाले हैं, इसमें हम ये पता करते हैं कि भाई हमारा इंसाइट लेते हैं मार्केट का, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और क्या क्या थ्रेट है। ये पहला स्टेज होता है मार्केटिंग एनालिसिस को लेकर हमारे रिटेल बैंकिंग में। नाउ नेक्स्ट वन, वेरी नाइस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 मार्केटिंग मिक्स, है ना, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, नाउ मार्केटिंग प्रमोशन एंड ऑल। क्या होगा आंसर मुझे बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? इट इज ऑल। जब भी हम बात करते हैं ना मार्केटिंग में, मार्केटिंग इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, जिससे कहते हैं ना हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेहतर हो जाएगा, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं, इसी में मार्केटिंग मिक्स हमारा आ गया, है ना। और इसी में हमारा आता है 7P। ओके, नाउ द वेरियस वे इन विच द मार्केटर डेवलप प्रमोशन स्ट्रेटजी आर। क्या क्या है? नंबर 1 पर्सनल सेलिंग, नंबर 2 एडवर्टाइजमेंट, नंबर 3 सेल्स प्रमोशन, नंबर 4 पब्लिसिटी, या ओनली 1 and 2, या ओनली 1 2 3, या ओनली 2 3 4, या यहाँ ऑल होगा, या इनमें से कोई नहीं। यानी हम द वेरियस वे इन विच द मार्केटर डेवलप प्रमोशन, एक मार्केटर बहुत तरीके से मार्केट में प्रमोशन करता है, तो आपको ये बताना है कि उसमें क्या क्या स्ट्रेटजी होती है प्रमोशन को लेकर। तो पर्सन सेलिंग भी होती है, ऐड भी होगा, सेल्स प्रमोशन भी होगा एंड पब्लिसिटी भी होती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑल। ग्रेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल को लेकर, तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल इन रिटेल बैंकिंग रेफर टू व्हाट? इट्स ATM, इट्स इंटरनेट बैंकिंग, इट्स मोबाइल बैंकिंग, इट्स ऑल ऑफ द
बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है एवरीवन। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो हम सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक चैनल की बात करें तो एटीएम भी होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी होगा, मोबाइल बैंकिंग भी होगा एंड ऑल ऑफ द आंसर इज डी। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज को लेकर, एडवांटेज ऑफ गुड ब्रांच लेआउट, प्रमोट efficiency as it will ensure a smooth flow of services, internal communication effectiveness increase, thereby facilitating better coordination among the staff resulting in better customer service, या provide a comfortable and congenial work environment to the staff which result in high employee means अच्छा environment and serve as a image building tool for the bank, and 5 is called all of the above। बताइए जल्दी से आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर हम ब्रांच लेआउट की बात करते हैं तो ब्रांच लेआउट कहने का मतलब कि हमारी ब्रांच की वर्किंग कैसी है ना, उसको लेकर बात कही जा रही है। तो बिल्कुल ये सारे ही हमारे सही है, ऑल ऑफ द एव। नाउ व्हाट आर द फैसिलिटी अवेलेबल फॉर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर आर, फैसिलिटी फॉर यूजिंग बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, easy operation, instruction carried out by self, option to pay utility bill, या transfer of funds between accounts, same bank and other bank, and all of the above। तो आज के डेट में अगर मैं कहूँ कि मोबाइल बैंकिंग से हम सारा काम कर सकते हैं तो ऑल आर द फैसिलिटी, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल 5। नाउ द सर्विस offer for internet banking customer are number 1 view of balance and last few transaction, generate statement of account, या transfer of fund between accounts within the bank, या utility payment facility like payment of insurance premium, telephone bill, energy bill and all the above। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। एवरीवन लेट मी नो। द सर्विस ऑफर फॉर इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर आर, तो ये हम सारे काम कर पाते हैं आज के डेट में अगर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग सर्विस दी जाती है तो। नाउ द आंसर इज ई, ऑल द above। Now, when we talk about the TAT, you know TAT मतलब क्या होता है कि हमें इस काम को इस टाइम पर पूरा कर लेना है। तो हार्मोनाइजेशन ऑफ TAT एंड कस्टमर कंपनसेशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल कस्टमर ट्रांजेक्शन या ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द बैंक एंड ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन across all authorized payment system, all of the above or done। तो गाइज याद रखना है सभी लोगों को कि जब भी हम बात करते हैं टैट का तो मतलब हम बैंक में कोई भी ऑपरेशन करते हैं सभी पर ये टैट अप्लीकेबल होता है, ठीक है। द आंसर इज सी, ऑल द एबव। ध्यान से, अब थोड़े से क्वेश्चन आपको ट्रिकी मिलेंगे। एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन is also known as and what, यानी हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन को और किस नाम से जानते हैं, विच एन इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस दैट इनेबल द कस्टमर ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, particularly cash withdraw without the need for human cashier, clerk or bank teller. It is called ABM. It is called
ऑटोमेटेड बिजनेस मशीन, या ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन, या ऑटोमेट बैंकिंग मशीनरी, या नन? बताइए क्या होगा जल्दी से। नो, द आंसर इज ऑलवेज बी रिमेंबर, हम एवीएम भी कहते हैं, एटीएम भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक है, ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन। तो गाइस, आई होप आपने सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और समझा होगा कि जब हम मॉडल वाइज करते हैं प्रैक्टिस तो हमें कितने प्रॉफिट होते हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से एक एक यूनिट, जितने भी हमारे चारों पेपर हैं, लाइक पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी, पेपर 2 आपका पीपीपी, पेपर 3 आपका एएफएम एंड पेपर 4 माई रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, तो चारों पेपर का कंप्लीट एमसीक्यू विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए इनरोल करना होगा अपने आप को इस बैच में। और मैं आपको बताऊं, ये वो बैच है ना जिससे आपका जीआईबी 100 MT में क्लियर होगा। एक और इन्फॉर्मेशन, इस बैच को आपके जीआईबी सुपर एलीट पे भी ऐड कर दिया गया है। दैट मीन्स अगर आपके पास सुपर एलीट का प्लान है तो भी आपके पास ये बैच ऑलरेडी आपको मिलेगा, तब आपको लेने की नीड नहीं होगी। जिनके पास भी नहीं इस प्लान में इनरोल करेगा, ये ऐसा बैच है जिसमें आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे कि स्टडी के साथ आपके चारों पेपर के साथ में जो मैं दिखाने वाला हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेपर के एक वीक के पहले, हर पेपर के एक वीक के पहले, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे चेक किया तो देखिए आपको जितने भी रिवीजन हैं, यानी कि जैसे मान लो जो पहला पेपर आपका 8 जून को है, तो 1 से लेके 7 के बीच में मैं आपको रिटेल बैंकिंग का डेली कराऊंगा टॉपिक वाइज रिवीजन नॉन स्टॉप मैराथन के फॉर्म में। दैट मीन जरा सोचिए, इस बैच में आपका एग्जाम के पहले टॉपिक भी रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको मिलेंगे सारे टॉपिक के प्रॉपर एमसीक्यू और केस स्टडी। तो विजिट करें oliboard.in की साइट पर और वहाँ पर आपको ये बैच दिखेगा, जीआईबी सीओर सक्सेस बैच फॉर जून 2024, जिसमें आपको 120 लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ऑल मैराथन सेशंस मिलेंगे, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चारों की मैराथन सेशंस होंगे रिवीजन के फॉर्म में, जहां पूरे टॉपिक को रिवाइज हम कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसको आपको एनरोल करना है तो गाइज एक बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ ऑफर चल रहा है, हमेशा चलता है। अगर आपने इस प्लान को आज और कल में ले लिया तो, और अगर आपने यूज किया कोड राजीव, तो देखिए ओनली अगर आपको 2399, दैट मीन्स 2399 में आपको सब मिलेगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है एग्जाम के 20 डेज के पहले। तो देर नहीं करें, इस प्लान में अपने आप को एनरोल करें, विजिट करें oliboard.in की साइट पे और यूज करें कोड राजीव। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नाउ द फर्स्ट एटीएम जिसको हमारे देश में HSBC ने लॉन्च किया, मुंबई में 87 में किया, 85 में किया, 88 में किया, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए। तो इंडिया का पहला एटीएम बाय HSBC बैंक के द्वारा 87 में, ठीक है, और करीब इसके 12 साल के अंदर इंडिया में लगभग 1500 से ज़्यादा एटीएम क्या हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। ये बता रहा है कि इंडिया में इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ी है ना। चलिए, जब भी हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन एट एनी अदर एटीएम at metro location, in case of ATM located in 6 metro locations like Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru and Hyderabad. So bank must offer their saving bank account holder a minimum of what? Free transaction, जिसमें दोनों काउंट होंगे, both financial and नॉन फाइनेंशियल इन ए मंथ, 5, 3, 8 और 10। जैसे मान लो कहा गया कि मेरा अकाउंट है पीएनबी में, है ना, और
मुझे यूज़ करना है एसबीआई का एटीएम। अगर ये एसबीआई का एटीएम मान लो इन 6 मेट्रो के सिटीज़ में है तो हमारी लिमिट कितनी बार है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। तो अगर मेट्रो में है तो आपको मिलेगा 3 बार फ्री, नॉन मेट्रो में है तो 5, और अगर सेम बैंक है तो भी कितना मिलेगा आपको, 5 फ्री। मान लो मैंने एटीएम से पैसा निकाला, फेल हो गया, तो फॉर फेल एटीएम ट्रांजैक्शन बैंक हैव बीन मैंडेट to resolve customer complaint by re-credit the customer account within a maximum of how many days from the date of complaint। भाई एटीएम से पैसा निकल गया, कभी कभी रसीद निकलती है पैसा नहीं निकलता है, या कभी कभी फेल हो गया पैसा अटक गया, तो हमने कंप्लेन की तो हमारी कंप्लेन के हिसाब से हमारे अकाउंट में पैसा किस दिन में आ जाना चाहिए, नहीं तो मिलेगी पेनाल्टी। तो रूल है T+5। दैट मीन्स अगर आज 27 मार्च को डील हुई, ट्रांजैक्शन हुआ, तो 28, 29, 30, 31 और 1 अप्रैल के पहले आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाना चाहिए ना। इंडिया में अब एक ही लोकपाल है जिसका नाम है इंटीग्रेट ऑम्बुड्समैन। तो इसमें डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इसमें इंक्लूड है, वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन, सिंगल पोर्टल फॉर ऑल द गवर्नेंस, या इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ ऑम्बुड्समैन, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? तो अब पता है आपको 2021 में आ गया एक देश और एक लोकपाल, तो ये सारे इंक्लूड है। पूछ रहा है कौन इंक्लूड नहीं है। अगर कोई भी एटीएम को सेटअप किया गया है किसी नॉन बैंक के द्वारा जो बैंक नहीं है, उसे क्या कहते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम या वाइट लेवल एटीएम। ना, अगर कोई भी एटीएम जिसको बनाया किसने, जिसको बनाया एनबीएफसी ने, उसे कहते हैं वाइट लेवल एटीएम। नॉन बैंक एटीएम जो ऑपरेशन काम करता है इंडिया में ऑपरेटर, वो एज पर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को फॉलो करते हैं। नाउ टाटा ने लॉन्च किया द फर्स्ट वाइट लेवल एटीएम इन इंडिया अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इंडिकेस। जो ब्राउन लेवल एटीएम है उनको कहते हैं जिसमें बैंक का लोगो होता। आप ऐसे समझिएगा, अगर मान लो यहाँ लोगो किसका है, इंडिकेस, मतलब ये है वाइट लेवल एटीएम क्योंकि ये बैंक का लोगो नहीं है। अगर यहाँ लोगो हो एसबीआई का तो इसे हम कहेंगे ब्राउन लेवल एटीएम। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ये देखिए आपकी ब्रांच है जहां आप काम करते हैं। स्टाफ शुड परचेस द फॉलोइंग कैरेक्टर, यानी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, कस्टमर इनकम लेवल या फाइनेंशियल प्रोफाइल, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट या क्रॉस सेलिंग इन राइट प्रोडक्ट टू मैच देयर रिक्वायरमेंट। ओनली वन, यस, ओनली टू, ओनली थ्री या ओनली 4 and 5। व्हाट इज योर आंसर? सॉरी गाइस, जल्दी से लेट मी नो द आंसर। तो अगर हम बात करते हैं स्टाफ के बिहेवियर को लेकर,
तो हमें कस्टमर को समझना भी होगा, हमें कस्टमर के इनकम को जानना होगा, हमें फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। आंसर यहाँ होगा ऑल। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएट विथ द डीएसए मार्केटिंग मॉडल। यानी जब भी बैंक एक मॉडल फॉलो करता है, डीएसए बोले तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, तो इस मॉडल में वो बैंक कौन सा रिस्क फॉलो करेगा, फेस करेगा। मार्केट रिस्क फेस करेगा, या क्रेडिट रिस्क फेस करेगा, या ऑपरेशनल रिस्क फेस करेगा, या रेपुटेशन फेस करेगा, या ऑल, कोई भी फेस कर सकता है। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। देखिए, अगर हम बैंक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंक कोई भी रिस्क फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक मॉडल की बात हो रही है जिसे हम कहते हैं डीएसए। और गाइस, जब भी डीएसए की बात होगी ना, तो बैंक एक ही रिस्क फॉलो करता है सबसे ज़्यादा, और उसका नाम है रेपुटेशन रिस्क। क्या नाम है? रेपुटेशन रिस्क। तो आंसर हमारा क्या होगा? रेपुटेशन। क्योंकि डीएसए मॉडल क्या है? बैंक ने किसी एजेंसी को हायर किया, अब ये जो भाई साहब है ये आपको लोन बेचेंगे, क्या पता इन्होंने कुछ फेक प्रोमिसेस कर दी हो, तो इससे इमेज किसकी खराब होगी? बैंक की। इसलिए इसको कहते हैं रेपुटेशन रिस्क। ठीक है, ओके। डीएसए का बेसिकली पर्पस ये होता है उन एजेंसीज का कि वो फी बेसिस पर अपने बिजनेस को सोर्स करें। कौन कौन से बिजनेस को? बेसिकली ये ज़्यादा बेचते हैं क्रेडिट कार्ड को, रिटेल लोन को। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, हेलो सर क्या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, लाइक दिस वन ना। तो रटने हैं सभी को। जब भी हम बात करते हैं रेपुटेशन की बात, तो इसी मॉडल में फेस करते हैं बैंक। डीएसए का पता है बेसिकली मेन फोकस क्या होता है? प्योर सेलिंग बाय पुशिंग द प्रोडक्ट rather than effective marketing after verifying the need of the customer and their actual requirement. इफेक्टिव मार्केटिंग क्या होती है? मैंने आपके नीड को समझा, फिर डिलीवर किया। और पुशिंग क्या होती है? सर बस ले लीजिए ये लोन, बहुत अच्छा है। जब भी बात होती है ह्यूमन इंटरवेंशन की, तो ह्यूमन इंटरवेंशन को लेकर इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, वो उसमें कौन कौन सेगमेंट आते हैं? नंबर 1 इंटरनल कस्टमर, यानी आपके ब्रांच का स्टाफ, या स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल, या डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, या कोई भी हो सकता है, ऑल ऑफ द एव। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? ओके, तो जब भी गाइस बात होगी ह्यूमन इंटरवेंशन को लेकर, तो ये तीनों सेगमेंट काउंट होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका कस्टमर, नंबर 1 जो बैंक स्पेसिफिक हायर करते हैं लाइक स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल या डीएसए। चलिए, नाउ द रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरिंग effective services to the customer are understanding
है ना, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, हिज इनकम लेवल, हिज फाइनेंशियल प्रोफाइल, हिज नीड, his requirement of financial product and his life stage, selling and cross-selling the right product to match their requirement, या post-sale services, follow-up for customer satisfaction, customer empathy, या all of the above। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा एवरीवन? द आंसर इज कॉल्ड 5। ये सारे ही रिक्वायरमेंट होती है इफेक्टिव सर्विस को लेकर। गाइस डेली मेरे साथ जुड़िए आप शाम 7 बजे, जहां पर मैं आप लोगों के लिए रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का रिवीजन क्लास चला रहा हूँ। वो रिवीजन क्लास क्या है? आपके एक एंड एवरी पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिटेल बैंकिंग को लेकर, मॉडल वाइज यूनिट वाइज मैं करा रहा हूँ। एंड डेली 8 PM पर यू कैन ज्वाइन मी एट इंग्लिश मीडियम बैच, है ना। जब भी कोई टाई अप होती, जैसे SBI ने टाई अप कर लिया मान लो किसी एजेंसी के साथ, जैसे इन्होंने टाई अप कर लिया ICICI बैंक ने टाटा मोटर के साथ कि ज़्यादा लोन सेल हो, तो ऐसा बैंक बेसिकली क्यों करते हैं? किस लोन के लिए? होम लोन के लिए, ऑटो लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, या एजुकेशन लोन के लिए, या ये सारे लोन हो सकते हैं, ऑल ऑफ द एफ। बताइए जल्दी से। तो कोई भी लोन हो सकता है, ठीक ना। फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, यानी सर्विस अच्छी हो, उसके लिए स्टाफ जो है वो कैसा होना चाहिए? स्टाफ शुड परचेज द फॉलोइंग बिहेवियर। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, हिज इनकम लेवल, हिज फाइनेंशियल प्रोफाइल, हिज नीड, his requirement of financial product or his life stage, cross selling right product to match their requirement, post sale services, follow up means बेचने के बाद आपने फॉलो अप लिया, एंड कस्टमर एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट फीचर, हमें पता तो होना चाहिए कि हम क्या बेच रहे हैं, और आपका एटीट्यूड फॉर कस्टमर सर्विस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीम इन कस्टमर डिलीवरी। दैट मीन्स कहने का, एक पर्सन आया आपसे कैश विड्रॉ करने, आप बेंगे कैशियर, अगर आपको पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होती है, आपको पता है डीमेट अकाउंट क्या होता है, और आपने बातों बातों में बात किया, तो आप वो भी सेल कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेलिंग, दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? और ये सारे नीड है अगर आपको अपने डिलीवरी को बेहतर बनाना है तो। चलिए अगला, बहुत प्यारा, इंडिया में अगर मैं कहूँ DSO को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में किसने स्टार्ट किया, और आगे चलकर नर्चर वेल बाय न्यू जनरेशन कौन सा बैंक? फॉरेन बैंक, या प्राइवेट सेक्टर बैंक, या प्राइवेट सेक्टर बैंक, या PSB, या ऑल, या नन? बताइए जल्दी से एवरीवन। एवरीवन आंसर क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को हमारे देश में जो स्टार्ट किया ना सर, वो स्टार्ट किया हमेशा फॉरेन बैंक, और इसको आगे चलकर नर्चर जो किया वो किया प्राइवेट सेक्टर बैंक ने, ठीक है। DSA का काम क्या होता है? हमेशा बैंक के बिहाफ में काम करना, है ना। इनका प्राइमरी एंगेजमेंट ही होता है क्रेडिट कार्ड और रिटेल लोन की बात करते हैं। चलिए, इंडिया ने एक मॉडल स्टार्ट किया जिसमें कहा कि हम दोनों लोग मिल के लोन देते हैं। तो उस मॉडल की अगर मैं बात बोलता हूँ तो आपको ये बताना है कि वो जो मॉडल है जिसको NBFC और बैंक के लिए स्टार्ट किया गया, वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ,
नवंबर 5, 2020, नवंबर 6, 2021, नवंबर 5, 2022। बताइए जल्दी से ये प्लान, ये मॉडल इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? गाइस बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है एवरीवन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम लोग लॉन्च किया गया इंडिया में, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया 2020 में। इसमें क्या होगा कि इंडिया में जो पीएसएल सेक्टर है जिसमें हमें पता है कि बहुत नीड है, तो उसमें क्या कर रही है आरबीआई कि दोनों मिल के लोन दो, आप भी सपोर्ट करो और एनबीएफसी भी सपोर्ट करे, ठीक है। यानी बेसिकली जहां पर भी लोन अवेलेबल नहीं है वहां तक हम पहुंच जाए। इस मॉडल में जिसको कहते हैं को लेंडिंग मॉडल, जिसमें एनबीएफसी और बैंक दोनों मिले हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा सर, जो बैंक है इनका कंट्रीब्यूशन है 80% और जो एनबीएफसी हैं उनका कंट्रीब्यूशन है एनबीएफसी 20%। जितने भी रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ओनली सिर्फ वही लोन दिए जाएंगे मिलके जो पीएसएल सेक्टर में बिलोंग करते हैं। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एमएसएमई की बात हो रही है। एंड इफेक्टिव सीआरएम को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है इन रिटेल बैंकिंग में, विल बेनिफिट द बैंक इन मोर देन वे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट? इम्प्रूव the customer satisfaction and cross selling. Now help the bank to derive increase share of wallet from the customer, या help to understand customer lifetime value through structured database on dynamic basis। पूछ रहा है not the benefit, तो यहाँ पर पहला दूसरा जो है वो भी बेनिफिट है, तीसरा भी बेनिफिट है, तो आंसर क्या होगा? 5। नाउ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? सर जब भी हम बात करते हैं सीआरएम को लेकर, तो सीआरएम सिस्टम जो है आर डिजाइन टू कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर अक्रॉस डिफरेंट चैनल, टेलीफोन, डायरेक्ट मेल, सोशल मीडिया या और। क्या होगा आंसर? तो गाइस अगर हम बात करते हैं सीआरएम को लेकर, को लेकर तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में टेलीफोन भी सोर्स है, मेल भी सोर्स है, सोशल मीडिया भी सोर्स है। आंसर हमारा ऑल होगा। ना अगला क्वेश्चन, सर वाई सीआरएम? सीआरएम क्यों? नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डिराइव more value from employee. Now the increasing competition in retail banking. Now the increasing importance of fee-based income. या delivery channel efficiency and application of technology. या all the above। क्या होगा आंसर? जल्दी से। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी जरूरी है, बहुत कंपटीशन है रिटेल बैंकिंग में, उसके लिए भी जरूरी है। जरा सोचिए ना, अगर सर सीआरएम ना हो तो आज के समय में कस्टमर तक पहुंचना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा किसी भी बैंक के लिए। आज कितना इजी वे में कस्टमर हमें मैसेज भेज देता है, इंफॉर्मेशन डेटा को बाइफिकेट कर लेता है। इट इज ऑल अबाउट द सीआर। आंसर यहां 5 होगा। नो, इस सीआरएम इनिशिएटिव में कितने स्टेज हैं? सबसे पहले कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल,
and the profile into common information bucket. Now design suitable product and services to cater to the different information bucket. या offering the product and services to the target and segment customer from information bucket with the right pricing. Pricing मतलब वो प्रोडक्ट कितने में हम दे रहे हैं, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड प्रोवाइडिंग द राइट सेल and process to achieve total customer satisfaction. Tracking the customer information on dynamic basis to design our new product and services and all the above. बहुत प्यारा क्वेश्चन गाइस. सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 7 PM पर जरूर लाइव आए डेली मेरे साथ, जहां मैं कवर करा रहा हूं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से. एवरीवन, तो आंसर हमारा क्या होगा? ई. ये सारा बिल्कुल एक प्रोसेस है गाइज. हम प्रोफाइल को अपने डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एज वाइज हैं, फिर उनको हम ऑफर करते हैं, है ना, फिर उन्हें हम ट्रैक करते हैं. तो ये सारे स्टेजेस हैं जिनके द्वारा हम CRM को इम्प्लीमेंट करते हैं. ना इस CRM के आने से बेनिफिट क्या है? Improve the customer satisfaction and cross selling. अगर मेरे पास बैंक में कोई कस्टमर है और उस कस्टमर के डेटाबेस से हम उसे क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं. कोई नया प्रोडक्ट आता है तो अपने पुराने कस्टमर को पहुंचा सकते हैं इन्फॉर्मेशन, इसी को तो क्रॉस सेलिंग कहते हैं. हेल्प द बैंक टू डिराइव इंक्रीज शेयर ऑफ वैलेट, मीन्स यहाँ एक फ्रेज यूज किया गया है कि कस्टमर से हम ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे. Help to understand customer lifetime value from day 1 to day end तक. Help to manage multi delivery channel in better way and all the आंसर क्या होगा? Everyone, आंसर क्या होगा? Okay, now the answer is 5. What does customer relationship management deal with the retail banking? Storing client data and understand the client requirement. Establishing close personal relationship with customer. Keeping in touch with customer to ensure that their needs are understood. And friendly behavior with client and all the above. Now, what is the right answer, guys? Everyone. What is the right answer, everyone? ओके, तो गाइज यहाँ पर आंसर जो होगा वो 0 होगा. मतलब हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, है ना, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक प्रकार का क्लोज रिलेशनशिप रहता है कस्टमर के साथ. कीपिंग इन टच विद कस्टमर टू इंश्योर दैट देयर नीड अंडरस्टैंड
फ्रेंडली बिहेवियर विद क्लाइंट एंड ऑल द एबव। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑल द एबव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है? डिसाइड टू डिसॉल्व द बैंकिंग कोड and Standard Board of India. Now, out of the following, which will act as nodal department for BCSBI? That means हम सभी को पता है कि जो BCSBI है वह डिसॉल्व हो गया, तो उसके देखरेख में जो नया डिवीज़न है वो कौन है जो देखेगा, जिसे हम कहते हैं नोडल डिपार्टमेंट। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट या बैंकिंग अम्बर्ड्समैन स्कीम 2006 या अम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर NBFC या अम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 या एनी ऑफ द एबव। बहुत प्यारा क्वेश्चन, या इसमें से कौन होगा? तो यहाँ पर बैंकिंग लोकपाल में एक डिवीज़न है जिसका नाम है CEPD, यही इसको अब डील करेंगे। और अब इंडिया में जो बैंकिंग लोकपाल है उसको कर दिया गया इंटीग्रेट, वन नेशन वन लोकपाल। उसमें एक डिवीज़न है जो ये देख रेख करेगा कस्टमर के बारे में। नाउ विद द एडॉप्शन ऑफ कोड ऑफ बैंक commitment to customer by member bank who were member of BCSBI to voluntary code of IBA would not be applicable of them। Means अगर आप BCSBI के मेंबर थे तो आपको कौन से कोड फॉलो नहीं करने हैं? IBA के बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड जो इंडिया में 2004 से अप्लीकेबल था, या फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन जो हमारे इंडिया में अप्लीकेबल था, या मॉडल कोड फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यू एंड रीपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी, ये या ऑल। तो याद रखिए इसमें दो चीज़ें हैं सर। अगर आप अभी तक मेंबर नहीं हैं, अगर आप अभी तक मेंबर नहीं है BCSBI के, तो आपको इन तीनों को फॉलो करना है। और अगर आप मेंबर हैं तो यू डोंट नीड टू बी फॉलो। ठीक है, ओके, यही कह रहा है। द मेंबर बैंक हु आर नॉट मेंबर ऑफ BCSBI उनको ये फॉलो करना है। A centralized receipts and processing center has been set up at RBI Viz Center for receipts and initial processing of physical and email complaint in any language। चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ या नन? क्या होगा आंसर? एवरीवन। सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस सेशन को जरूर लाइक करें, तो आपके अकाउंट में ये वीडियो सेव हो जाएगा गाइस, है ना? आपके अकाउंट में ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो इंडिया में कहीं से भी कोई कंप्लेन आती है थ्रू मेल या किसी माध्यम से, तो उसको प्रोसेस करने का जो सेंटर है इंडिया में, वो स्टार्ट किया गया है चंडीगढ़। कहाँ पर? चंडीगढ़। चलिए, इंडिया में इंटीग्रेटेड अम्बर्डमन स्कीम जो लागू है, कौन सा फॉलो नहीं करता है? डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट: वन नेशन वन अम्बर्डमन, सिंगल पोर्टल फॉर ऑल गवर्नेंस, या इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ अम्बर्डमन, उनके बारे में बात करेंगे, या नन ऑफ द एव। तो याद रखना है सभी लोगों को, इसका आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। इसमें दो प्रकार के कोड हैं, एक तो नॉर्मल कोड और एक है बेसिकली स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कोड है। तो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, इनकी बात अगर हम करते हैं
जिसको कौन से ईयर में लाया गया था एंड सेट किया गया था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर बैंक टू फॉलो व्हेन दे आर डीलिंग विथ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो कि कोई भी इंडिया में ऐसी कंपनी एमएसएमई कंपनी जो एमएसएमई एक्ट 2006 के द्वारा रन कर रही है, उनको ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। 2002 में आया, 2008 में आया, 2006 में आया, ये नहीं। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो आया 2008 में, और ये कोड 2015 में रिवाइज भी हुआ था, नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एमएसएमई सेक्टर, कि कैसे इंडिया में बैंक जो है बेसिकली एमएसएमई को इग्नोर नहीं करेंगे, उनको फोकस करेंगे। बीसीएसबीआई ने एक, भाई बीसीएसबीआई क्या करती है, सभी की रेटिंग भी करती है बैंक की, तो टेक द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ रेटिंग एजेंसी, सिविल से लिया, इकरा से लिया, क्रिसिल से लिया, या नन। तो याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हमने हेल्प लिया क्रिसिल से बीसीएसबीआई ने, और इसमें आपको जो रेटिंग मिलती है ना बैंक को, यानी बैंक का रिपोर्ट कार्ड बनाती है बीसीएसबीआई कि आप, और उसका सबका वेटेज है। देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो आपने कस्टमर को पहचाना कि नहीं, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 30%, ठीक है। और उसके साथ आपको मिलती है रेटिंग, आप कैसे कस्टमर हैं, यानी कैसे बैंक है। अगर स्कोर आपका 85 से एबव, यानी कि आपने सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया, आप एक अच्छे बैंक है। लेस देन 85 है, 72 लेस देन, तो आप एवरेज से थोड़े से एबव है, 70 से कम है एवरेज है, और अगर 60 से कम है तो आप बिलो एवरेज है। और आप पर ये आपको दिखाना पड़ता है अपने पोर्टल पर ऑनलाइन कि भाई ये देखिए मेरी रेटिंग दी है हमको बीसीएसबीआई ने। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द परव्यू ऑफ बीसीएसबीआई, यानी बीसीएसबीआई के नॉर्म बेसिकली किस अकाउंट पर पड़ेंगे, किस सर्विसेज पे पड़ेंगे, करंट अकाउंट पर, पीपीएफ अकाउंट पर, नॉन रेजिडेंस अकाउंट पर, या ऑल ऑफ द एबव। तो एक बात याद रखिएगा, बीसीएसबीआई कहता है कि किसी भी प्रकार से आपने कस्टमर को सर्विस दी है, किसी प्रकार से, कोई भी सोर्स, वो सारे सोर्स के पर ये नियम लागू होगा, आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। नाउ, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है? प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज, या इनकरेज करना मार्केट फोर्स को थ्रू कंपटीशन टू अचीव हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, या प्रमोट करना एक फेयर एंड कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड देयर बैंक। एंड डी नंबर कहता है ऑल देव। आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा होगा डी। नाउ, कमिटमेंट टू कस्टमर अंडर बीसीएसबीआई, सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग, या ऑल द एबव। तो कमिटमेंट टू कस्टमर अंडर बीसीएसबीआई, सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ये ऑल द एबव। आंसर हमारा क्या होगा? ऑल द एबव। यहाँ मिस्टेक है, सभी पर लागू होगा। ये तो उन्होंने पहले भी कर लिया था ना। तो गाइज, आपने आज के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जल्दी से ओली बोर्ड JIBC को करें सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी कोई सेशन स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही पता चलेगा। और आज आपका स्कोर कितना रहा
और आपको ये सेशन कैसा लगा हमें बताएं कमेंट करके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग।